हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है धन्यवाद, अति यथावाद तथा अमृत जो है कला जो है NIOS के पेंटिंग का चैप्टर नंबर 7 जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो धन्यवाद कला के बारे में जो जहाँ तक जानकारी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया था, ठीक है, अपने समय के दौरान। लेकिन आज जो है धन्यवाद भी बहुत ज़रूरी माना गया है। देखिए क्या है कि धन्यवाद कला जो है चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है। ठीक है, धन्यवाद एक नाम है जो कि किसके लिए है, चित्रकला और मूर्तिकला के शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1907 में पेरिस में आरंभ हुई। 20वीं सदी के आरंभ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। कहते हैं 20वीं शताब्दी में जब ये धन्यवाद कला बनी और धन्यवाद कला के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन हुई तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति में से माना गया। सेजा जो थे धन्यवाद का पुरोगामी नायक थे। सेजा मेन जो इसके नायक जो है सेजा हैं। ठीक है, धन्यवाद का बड़ा नायक माना गया है। उनका कहना था कि प्राकृतिक प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोले ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए इनकी विचारधारा ऐसी थी कि ये प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोले के रूप में समझते थे। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, ब्रोक, तल्लेजे गिने जाते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने विशेष रूप से जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्य और रूप चित्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया तथा उन कला चित्रों को प्रेरक बिंदु छोटे छोटे अंशों में विभाजित हो गए। कलाकार का जो मुख्य उद्देश्य होती है संरचना पर जोर देना कि उसकी संरचना कैसी बन रही है, भावनाओं पर नहीं। क्योंकि देखिए कलाकार जो होता है वो भावनाओं पर अगर जोर देता तो भावात्मक में आ जाता, लेकिन धन्यवाद कला जो में थी उसमें उन्होंने संरचना पर जोर दिया, न कि भावनाओं पर। उनका उद्देश्य आकार पर जोर देना था कि उस वस्तु की आकार कैसी बन रही है, न कि ज्योतिमय आकारों का प्रयुक्त रंगों की गहराई पर। दोस्तों आपने हर एक काल के बारे में पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग कालों में अलग अलग विचार थे, अलग अलग सोच थे। ठीक है, तो धन्यवाद कला में इसी तरह के कुछ विचार देखने को मिलते हैं। ठीक है, न कि ज्योतिमय आकारों पर था। आकार अत्यधिक अमृत तथा सामान्य होते गए। कहते हैं 1920 तक कला का ये आंदोलन समाप्ति पर आ गया। लेकिन कहते हैं देखिए कुछ चीज़ें जो होती है कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन इसमें जो है भावनाओं पर उन्होंने विचार न दे के संरचना विचार दिया। लेकिन कहते हैं 1920 के दशक के आसपास ये कला के आंदोलन की समाप्ति की ओर चला गया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो उसको पूरा देखो, क्योंकि आप क्या करते हो थोड़ा सा देख लोगे और देखने के बाद क्या आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में मुझे कोसोगे। दोस्तों मेरा विचार हमेशा सदैव अच्छा रहा है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा समझदार और अच्छा बने और एक उसका व्यक्तित्व में निखार आए। तो आप लोग क्या करोगे, 5-10 मिनट की वीडियो देख लोगे, उसके बाद उसको बंद करके छोड़ दोगे तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं लास्ट में जो है इसके निष्कर्षण पर पहुँचता हूँ, जो निष्कर्षण बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी। अगर मान लो आप लास्ट में भी देखने चले जाते हो तो आपका चैप्टर के जो अंदर है वो समझ में नहीं आएगा। तो हर टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और जो आपके साथ आसपास जो आपके दोस्त NIOS में पढ़ रहे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्या पता उनको कोई भलाई हो जाए। इसी विश्वास के साथ कि आप मेरी बातों को समझोगे, क्योंकि एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो गुरु की बातों को समझे। ठीक है, मैं बेशकली आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। ठीक है, गुरु सदैव हमेशा बच्चों के साथ रहता है, स्टूडेंट के साथ रहते हैं। ठीक है, और मुझे न मजाक पसंद आता है ना कुछ, मुझे सिर्फ ये है कि आपको सीरियसली पढ़ाना है। क्योंकि आपके माता पिता आपसे कुछ उम्मीद रखे हुए हैं। उनसे पूछना एक बार कभी भी, या उनको कभी अचानक बातें करते हुए देखिएगा जब आपके बारे में बात कर रहे हों, वो बहुत ही आपसे उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो उनके उम्मीदों को हमें नहीं तोड़ना है। माता पिता ईश्वर के समान होते हैं, तो आप माता पिता को अगर खुश करते हो तो इसका मतलब है ईश्वर आपसे खुश हो जाते हैं। ठीक है, अधिक बातें ना करके हम अपना टॉपिक पे जाते हैं। एक बात सदैव याद रखना कि अधूरी जानकारी जो होती है सबसे अधिक खतरनाक होता है। अधूरी जानकारी कभी मत लेना मुझसे। देखना है तो पूरे वीडियो देखिए, नहीं देखना है तो लीव कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अधूरे बच्चे नहीं बनाने हैं आपको, मुझे आपको फुल बनाना है, समझदार बनाना है, एक्टिव बनाना है और इस दुनिया के लायक बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए इसी विश्वास के साथ आगे चलते हैं हम। यथावादीवाद का एक दूसरा आंदोलन था। यथावादी देखिए इसी से बना है यथावादीवाद। एक दूसरा आंदोलन था जो 1924 में आरंभ हुआ और 1955 तक चला। यथावाद कला का कलाकारों ने ओचैनन नमन की कल्पना की, अपनी कला को प्रयुक्त किया। ये कलाकार अपने को नई विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व मानने लगे, यानी ये अपने आप को ही प्रतिनिधित्व मानने लगे, जिसकी वजह से इसकी जो समाप्ति का कुछ चरण दिखने को मिला। ये नई विचारधाराओं के मनोविश्लेषण द्वारा प्रभावित मानते थे, यानी मनोविश्लेषण ये लोग क्या करते थे।
दादावादी विद्रोह के फलस्वरूप इस क्रांतिकाली आंदोलन का जन्म हुआ। जो डे चिरक्यू तथा सुबेदार अल्दाली इस विचारधारा से बहुत प्रसिद्ध कलाकार माने जाते थे। अमृत कला जो थी अभिव्यक्ति विहीन कला के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से समकालीन संसार को वास्तविक रूप में चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि जो संसार अभी है उसको वो अपने चित्रों में दिखाएं, क्योंकि वो काफ़ी इससे परेशान हो चुके थे। इसका आरंभ 1910 में हुआ था। अमृत कला के पुरोगामी कलाकारों में कांडेस्की और डेलरूने और मैडिसन को गिना जाता है। ये कलाकारों ने अमृत विचारों के नृत्य तथा देने के लिए चित्रों के रूप में स्वरूप देने का प्रयास किया, क्योंकि वास्तविक रूप में उन्हें प्रदर्शन संभव नहीं था। लेकिन जो इनका वास्तविक रूप था उसमें इनका प्रदर्शन करना शायद संभव नहीं था। अब देखते हैं इनका जो पहला चित्र था मैन विद वॉलियंस, उसमें क्या उन्होंने कहने की कोशिश किया है। आप ये चित्र देख रहे होंगे मैन विद वॉलिन। दोस्तों ये चित्र थोड़ा सा जो है, मैंने कहा था कि इन्होंने जो संसारी प्राकृतिक रूप में नहीं लेने की कोशिश किया है, ये अपनी कल्पना शक्ति का ही प्रयोग किया करते थे। तो आपको चित्र कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन इसमें भी बहुत ही गुण रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये चित्र भी बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस चित्र में जो पेंटर हैं वो अपनी किस भावनाओं को, क्योंकि इसमें भावना तो उन्होंने कभी लिया नहीं, और उन्होंने किस विचारों को और किस सोच से इस पेंटिंग को बनाने की कोशिश किया है। इस चित्र में जो शीर्षक थी वो थी मैन विद वॉलियन। ठीक है, यानी मैन को वॉलियन के साथ दिखाया गया है। आप उसमें थोड़ा सा देखोगे तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, बट मैंने कहा था ना कि इसमें गुण रहस्य है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो बहुत कुछ आएगा। इस चित्र को आप नेट से भी डाउनलोड कर देखना बहुत ध्यान से। इसमें मैन को विद वॉलियन के साथ दिखाया गया है। माध्यम जो है इसको कैनवास पर तेलीय चित्र से बनाया गया था। समय जो था 1912 में बनाई गई थी। आकार जो था ये 100 गुना 73 सेंटीमीटर यानी 100 × 73 सेंटीमीटर के आकार में बनाई गई थी। कलाकार जो था पैलो पिकासो जो थे, बहुत काफ़ी फेमस कलाकार थे ये। ठीक है, संकलन फ्लोरा डो फियस का कला संग्रह में ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहते हैं पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में स्पेन के मलगा शहर में हुआ था। वह चित्रकला मूर्तिकला के साथ साथ मृत्तिकी शिल्पी भी थे। अपने लंबे जीवन काल में पिकासो ने अमृत रचना को सिद्धांतों का अनुसरण किया, यानी उन्होंने अमृत रचनाओं का ही अनुसरण किया। वह प्रतीकवाद से बहुत ही प्रभावित थे। प्रतीकवाद के रूप में वो जाने जाते हैं। नीली कला अवधि जो कि पीरियड कहा जा सकता है कि 1900 से लेकर 1902 के दौरान पेरिस में उन्होंने अपनी शैली की इजाद दी की। नीले कैनवास पर नीले तथा गहरे रंगों का कारण यह नाम दिया गया। पिकासो ने अपनी गुलाबी कला अवधि में 1905 से 7 की काफ़ी प्रगति की। इस समय के दौरान उसने मुख्य रूप से अपने चित्रों में गुलाबी रंग का बहुत प्रयोग किया, ये इनकी खासियत थी। इसके बाद उस पर अफ्रीकन कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। 1915 से उन्होंने अपनी धनवादी समय का विकास किया, जिससे उसे विश्व स्तर पर व्याख्या मिली है। धनवाद में मूल रूप से त्रिवियामी आकारों के स्थान पर चौरस नमूने का उन्होंने रंगों का भी चित्रित किया है। उन चित्रों में रंग एक दूसरे के आंशिक रूप से ढक लेते थे। इस प्रकार के आच्छादन के विभिन्न आकार तथा मानवीय शरीर और वस्तुओं को आगे पीछे से एक ही समय में देखा जा सकता है। मैन विद वॉलियन। ठीक है, मैन विद वॉलियन जो चित्र बनाई गई थी, चित्रों को 1912 में इन्होंने बनाया था, चित्र किया गया था। यह चित्र धनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन था, यानी वो विश्लेषण किया था कि अच्छी मिसाल है। वस्तुओं को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया था तथा एक ही समय में चित्र में अन्य विचारों को भी दर्शाया गया है। इस युग के अन्य चित्रों की भांति विभिन्न चित्रित आकारों के पहचाना जा सकता है, परंतु सभी आकार धन के रूप में परिवर्तित हो गए थे। पिकासो ने आकार को एक नए तरीके से प्रयोग किया। देखिए, मैंने कहा था ना कि इसमें जो वस्तुओं रूपी को ही ध्यान देते थे, भावनात्मक का नहीं देते थे। तो उस वस्तु को उन्होंने क्या किया, तोड़ के विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग चीज़ों में डिजाइन बनाने की कोशिश किया। मानवकृति जो हाथ में वायलिन पकड़े हुए हैं उसे विभिन्न ज्योतिमय आकारों में परिवर्तन कर दिया गया। यानी इसमें एक व्यक्ति है जो हाथ में वायलिन ले रखा है और फिर टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया गया। मैंने कहा था ना कि टुकड़े काट के अलग कर देते हैं, फिर इसको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, जो डिफरेंट टाइप की कलाकृति बनती है। इस चित्र में जो रंग प्रयुक्त हुए हैं वे इस युग के प्रसिद्ध रंग हैं। भूरे तथा हरे रंगों का भी मिश्रण तथा रंगत देखने की बनती है। इस युग में पिकासो को अधिकांश चित्र इसी आकार की तकनीकी तथा रंगों से चित्रित किया गया है।
उसके अनुसार यथार्थ की परिभाषा दूसरी ही थी। उसने यथार्थ को अपने तरीक़ों से परिभाषित किया है, यानी इन्होंने क्या किया है, अपने तरीक़ा से इसको परिभाषित करने की कोशिश किया है। उसके अनुसार यथार्थ प्राकृतिक में भी अधिक यथार्थ होते हैं, यानी इन्होंने ये कहा था कि हम जो प्राकृतिक से अलग भी सोचने की कोशिश करते हैं उसमें भी बहुत कुछ देखने को आपको मिल जाएंगे। अगला चित्र जो है आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों। इस चित्र में अगर देख रहे होगे तो ये सारे जितने भी यहाँ पर वस्तु है वो मेल्टिंग रूप में देखने की कोशिश किया है, इसलिए इसका नाम जो है पेरिसिस्टेंट ऑफ मेमोरी रखा गया है। थोड़ा ध्यान से देखिए इन चित्रों को। इस चित्र में भी एक बहुत ही गुण रहस्य था, क्योंकि आपको तो पता है कि इस धनवाद युग में जो धनवाद कला था या थी यथार्थवाद था, उसमें जितने भी थे कलाकार उन्होंने सिर्फ वस्तुओं को तोड़ मरोड़ के बनाने की कोशिश किया था, वो कभी भी प्राकृतिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया करते थे। चलिए देखते हैं कि जो पेरिसेंटेंस ऑफ मेमोरी में इन्होंने क्या अपनी गुण रहस्य को बताया है। जो मेमोरीज ऑफ द जो ये पेरिसेंटेंस ऑफ मेमोरी जो है, इसमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश किया, जो इसका शीर्षक होगा वही होगा परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी होगी। और मध्यम जो है कैनवास पर तेलीय रंग को बहुत प्रयोग किया गया। समय अवधि थी 1931 में, ठीक है। आकार जो थी 9.1/2 की इसको बनाया गया था डायमीटर में। कलाकार जो थे सल्वादोर डॉली थे। डॉली भी काफ़ी अच्छे चित्रकार में से माने जाते हैं, उनका भी काफ़ी मैंने भी देखा है और पेंटिंग समझा भी है काफ़ी, ठीक है। +2 में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा पेंटिंग बना के दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाहता है, सल्वादोर डॉली अति यथार्थवाद युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार हैं। वह स्पेन का चित्रकार है, ये स्पेन के रहने वाले थे। लेखक का फिल्मकार थे, ये लेखक भी थे और फिल्मकार भी थे। उसने अपने चित्रों में अति यथार्थवाद तकनीक का प्रयोग किया। इन्होंने यथार्थवाद को प्रयोग किया, जिस काल के उसने अपने युवा काल में महारत हासिल की थी, उसी का उन्होंने जीवन के आगामी वर्षों में भी प्रयोग किया। चित्र में आकार का थोड़ा समय के लिए प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपनी कलाकृतियों में विद्युत आर्थिक एवं विचित्र विषयों पर वस्तुओं का चित्रण करना स्टार्ट कर दिया। पेरिस्टेंस ऑफ मेमोरीज भी इन्हीं में से एक चित्र था। इसमें जो था पेरिस ऑफ मेमोरी में इन्होंने कहा 1931 में जो बनाया था अति यथार्थवाद आंदोलन का प्रतिनिधित्व चित्र था। चित्र में असहजित बिना पैरों की आकृति भू दृश्य तथा शांति को चित्रित किया गया है। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही काम की बात है कि युद्ध के बाद का दृश्य इन्होंने पेश किया था, जिसमें सारे मनुष्य के मारे जाने के कारण शून्यता व्यक्त हो गई थी, यानी चारों तरफ शून्यता हो गई थी। इस चित्र में जीवन में संबंध यदि कुछ भी वस्तु है तो वह है विलीन और लुप्त होती घड़ियाँ, यानी वो सारे खत्म हो रहे हैं, सारे के सारे विलुप्त हो रहे हैं। डॉली के इस चित्र में विलीन होती घड़ियाँ वास्तविक लगती है तथा मानव का शांत एवं विद्युत मन को दर्शाती है। यही सब कुछ उसकी अन्य कलाकृतियों में देखने को मिलती है। डॉली जो थी काफ़ी युद्ध से प्रभावित हो रखी थी, इसलिए उनके जितने भी हैं, ठीक है, डायग्राम जितने भी उन्होंने चित्र बनाए हैं उनमें उनकी विशेषताओं को झलक देखने को मिलती है। डॉली की अपनी शैलियों के शास्त्रों सुनता है, परंतु उनकी विषय वस्तु उनके सपनों और दृश्य सपनों से ली गई है, यानी वो सपनों से ही उन्होंने अपना जीवन को ही बनाया है। डॉली की कृति में वस्तुओं का समूहीकरण उन्मुक्त ढंग से किया गया है तथा उनके सांकेतिक अर्थ है। ये कोमल घड़ी नई अप्रिय बिम्स उभरती है, चींटियों एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रेंगती दिखाई दी गई है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो मानो सरे गले खाने के ऊपर गुजर रही हो। उनके आकार घड़ी के सतह से पूर्ण रूप से ढके हुए हीरे जवाहरात से गढ़े हुए हैं। तो ये जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताने की कोशिश किया है। इसमें इन्होंने और भी बताने की कोशिश किया है कि उसके सारे चित्र एक विभिन्न आकार के त्रिमय भाषा का सृजन करती है, यानी एक भाषा का भी सृजन कर रही है। डॉली को कोई भी चित्र वास्तविकता को प्रस्तुत नहीं करती। देखिए, जो वास्तविकता है उसको प्रस्तुत ना करके ये अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उन चित्रों को देखने से ऐसा लगता है मानो कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएं अस्वाभाविक है, जो होता ही नहीं है। अस्वाभाविक का मतलब ये होता है जो स्वाभाविक न हो, जो रियल ना हो। यद्यपि डॉली अपनी योग्यता एवं कल्पना के आधार पर ही महान कलाकार माना जाती है। आपको पता है इनकी योग्यता और कल्पना ही शक्ति बहुत तगड़ी थी। यद्यपि उनका काम करने का तरीका अपना ही था, जिससे अतिरिक्त वस्तुओं का चित्रण ऐसा ही होता था कि वह वस्तु दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती थी। उसकी वस्तुकरण का तरीका ऐसा था कि कभी कभी वह अपने प्रशंसकों को तथा कला आलोचकों को नाराज़ कर देती थी, यानी कभी कभी उनके आलोचकों से भी तू मैं हो जाता था, ठीक है, क्योंकि वो उसके बारे में बताती थी तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसका थिएटर से संबंधित उनकी सनकी व्यवहार भी उतनी ही व्यवस्थित थी जितना उनकी चित्रकला विषय सब थी, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित होता था। देखिए दोस्तों, ये कोशिश ये करते थे कि अपने मतलब कुछ कृतियों की वजह से उनको ऊपर को काफ़ी लोग आकर्षित होते थे। आज के ज़माने में सच्चाई है कि जो लोग बुरे होते हैं वही पर अच्छे होते हैं, और जो
अच्छे होते हैं उनको कोई देखता नहीं है, या तो बुरे बन जाओ या अच्छे बन जाओ, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें एक देश का नागरिक बनना है जो सच्चा नागरिक कहलाता है। ठीक है, आप बुरे काम कभी लाइफ में मत करो, क्योंकि बुरे काम करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, कभी अच्छा होता भी नहीं है। तो इन चित्रों में इन्होंने यही बात बताने की भी कोशिश किया। बाद में उनको समझ बात आई कि हमें गुस्से मिजाज होने से और ये करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाद में फिर इनके चित्रों में कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो यही सच्चाई है दोस्तों। पता है क्या करते हैं लोग, अपनी जो होती है समय की अवधि के रिगार्डिंग वो अपने आप को बहुत गुस्सैलू बना लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा होती है कि भाई हमने जो किया है वो गलत है और गलत तरीके से हमने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पछताने से क्या होता है दोस्तों, हमेशा आप अच्छे बने रहो, सच बोलो, सच के साथ दो, चाहे आपको कोई बुरा समझे चाहे कोई कुछ भी समझे। ठीक है दोस्तों, उसकी मृत्यु 1889 में हुई तथा उसने अपनी पीछे बिलावेंटिन्स, ठीक है, तथा जॉल एवियून जैसे महान प्रख्यात कलाकृतियों को विरासत में छोड़ गए। यानी इनके वजह से काफ़ी फेमस, क्योंकि ये शिष्य थे और इन्होंने इस बात को दर्शाया भी कि जो इनके कहते हैं ये गुस्सैली बेशकली थे, लेकिन इनके दिल में हृदय में बहुत ही इनके प्रेम थे सभी के लिए। उसी प्रकार थॉमस वॉल्टन ऑफ ड्रम तथा हनी इज़ विस्टर देन वर्ल्ड उसकी विख्यात प्रकृतियों में से एक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। आप देख रहे होंगे कि चित्र में जो है ब्लैक लाइन्स है, इसमें देख रहे होंगे बहुत से जो ब्लैंक लाइंस दी गई है और कुछ बनाने की कोशिश किया गया है। दोस्तों इसमें भी उन्होंने बहुत ही गुण रहस्य छुपाने की कोशिश किया है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज आएगी कि ब्लैंक लाइंस क्या होती है। चलो देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश किया है। जो ब्लैंक लाइन्स थी उसका जो शीर्षक भी था ब्लैंक लाइन्स ही रखी गई थी। ब्लैंक लाइन्स माध्यम से कैनवास पर तेलिया रंग प्रयोग किया गया था। समय अवधि तो था दिसंबर 1913 में बनाया गया था। आकार के साथ 4 फीट 3 इंच और इंटू 4 फीट 3 सही वो 1/4 इंच था। कलाकार वेलेसिल्स कांडिस्की थे और कलाकार जो थे ये हैं, और संकलन जो था सिलोमोन आर ग्लाइनिस म्यूजियम न्यूयॉर्क में अभी भी इसको संग्रहित करके रखा गया है। वेलेसिम कांडिस्को का जन्म जो हुआ था 1866 में रूस में हुई थी। रूस के रहने वाले थे। वो अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार तथा कला सिद्धांतवादी माना जाता था। कांडिस्को अमृत कला को जन्मदाता में से एक है, यानी उन्होंने भी इनमें काफ़ी इन्होंने कोशिश किया था, इसलिए उनको भी जन्मदाता ही कहा जा सकता है। उसने अदृश्यमूलक कला के 3 मुख्य श्रृंखला में बांटा था। यह था प्रभाववादी, काम चटाऊ प्रबंधन और संयोजन कला, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। आगे जो है इन्होंने काफ़ी चित्रों में अमृतकरण और ज्योतिर्मयी विचारधाराओं का मिश्रण थे। उनके चित्रों में अकल्पनीय कस्टक और येलो कंप्लीमेंट और एगुलेरा स्केचर नामक चित्र बहुत प्रभावशाली था। उसके चित्रों का कलाकार की आगामी पीढ़ियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बैकल लाइन्स जो थे नामक चित्र को कांडिस्को ने 1913 ईस्वी में बनाया था, जो चित्र के शीर्षक के संकेत मिलते हैं। ऐसा लगता है कि रेखा भारतीय स्याही द्वारा खींची गई थी, परंतु वस्तु ये रेखाएं कला के रंग से खींची गई थी। इस संयोजन में व्यवस्था अनुसार चित्र को एक विशेष कणिक में खींची गई रेखाओं से एक विभिन्न अर्थ निकलता है। इस युग में बने अन्य चित्रों की भांति उसके चित्रों में सरलता तथा क्षुद्र रेखत लेख ऐसे चित्रित किए गए हैं मानो कंकाल में मांस हो ही नहीं। ठीक है, तो रंगीन धब्बे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें वृक्षों में ही नहीं वरना विशालकाय हाथों की उंगलियों द्वारा बनाया गया है। देखिए ये तो उनकी कल्पना, मतलब लोगों की कल्पना है कि चित्र के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। इन्होंने ये भी बता दिया कि मानो कंकाल बनाया हो, मांस हो ही ना उसमें, और इन्होंने ये भी बताने की कोशिश किया है कि इनको ब्रश से नहीं बनाया गया हो, विशाल हाथों से बनाया गया हो। ये धब्बे चित्र में खींची गई रेखाएँ तथा उनके प्रभाव में बहुत ही मेल खाते हैं। कांडिस्की के ये रेखाएँ आकार तथा रंगों का अपना अलग ही अर्थ निकलता है तथा वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं। उनके अधिकांश चित्रों में खींची गई रेखाएं अपूर्ण हैं। ठीक है, तथा एक ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी अपनी ही ज़िंदगी है। अपने जीवन के अंतिम भाग को उसे पेरिस में गुजारा। उन्होंने काफ़ी अपना टाइम जो है पेरिस में गुजारा था तथा 1944 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो थे इनकी काफ़ी अपनी शैली थी, अपनी विशेषताएँ थी, जिन्होंने भी अपने ही रंग रूप में इनको बनाने की कोशिश किया और लोगों को समझाने की कोशिश किया। इन सब चित्रों से हमें ये पता लगा कि धन्यवाद कला जो थी एक विशेष कलाओं में से जाना जाता है। धन्यवाद कला ही एक कहा जा सकता है जो काल्पनिक कला थी। इसमें जिन्होंने प्राकृतिक चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने सामानों को क्या किया, काट के इसको विभिन्न विभिन्न रूपों में ढाल दिया। कोई चित्र होती थी उसको काट के वो विभिन्न विभिन्न रूपों में ढाल दिया करते थे। तो इसमें जो है प्राकृतिक रूपों का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। अमृत कला की बुनियादी के साथ
पश्चिम कला की एक महत्वपूर्ण अवस्था का आरंभ माना जाता है। इसके बाद कला के अन्य आंदोलन आरंभ हो गई। कला को समझने में लगातार कई परिवर्तन देखे गए। उनमें कला में अमृत कला का प्रभाव दिखाई देता है, परंतु इसे यथार्थवाद से जोड़ा नहीं जा सकता है। कोई भी कला चित्र जो अब अदृश्यमूलक है उसे अमृत कला कहा जाता है। देखिए, इसे अमृत कला ही कहा गया। अमृत कला, धन्यवाद कला, यथावादी कला, कभी कभी एग्जाम में यथावादी कला भी एग्जाम में आ जाता है, का जन्म पश्चिम में हुआ। तथापि भारतीय कलाकारों पर इसका प्रभाव कई काल चित्रों में देखने को मिलता है। वैसे रस्को, सैल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो ने अपनी कलाकृतियों में माध्यम से आने वाले संस्कृति को प्रेरणा प्रदान किया और इस वजह से ये आंदोलन जो थी काफ़ी चली। उस समय के जो कलाकार की कई योगदान सतर्क रहा, उनके बावजूद भी वास्तविक परक रहे। उनकी शैली अपनी ही रही। उनकी कलाकृतियों पर अपने पूर्व काल की विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। कला में धन्यवाद का जन्म एक पोषण अमृत कला के आधार पर हुआ, परंतु पिकासो धन्यवादी कला का प्रतिनिधित्व कलाकार बने। उसकी चित्रकला एवं अमृत कला अपनी इसी धन्यवादी कला का प्रतिनिधित्व कला बना। उसकी चित्रकला का मूर्तिकला अपनी इसी शैली के कारण प्रसिद्ध भी हुई। उसके कला के चित्रों के अलग अलग स्तरों पर उस समय का प्रभाव पड़ा था। इसी कारण से प्रत्येक समय में चित्रित कृतियों एवं एक दूसरे से भिन्न थे। डॉली यथार्थवाद के काल में सबसे प्रसिद्ध थी। देखिए, डॉली जो थी, कभी एग्जाम में आया था कि अति यथार्थवाद के काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, तो वो डॉली थे। ठीक है, उनका जीवन बड़ा ही मनोरंजक तथा विचित्र रहा। अमृत कला का आरंभिक बेसिलिक्स कांडिस्को चित्रों को से भी माना जाता है कि इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया। तो इसमें दोस्तों काफ़ी इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि इसका सारांश यही होगा कि इनके जो चित्र थे उनके बहुत प्रभावित थे और एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे। और इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे से उदाहरण एग्जाम्पल लेके बनाया था। लेकिन जो है डॉली जो थी वो यथार्थवाद के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार में से एक मानी जाती है और इन्होंने अपनी विचारधाराओं को ही पेश करने की कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कभी भी अधूरा वीडियो नहीं देखिए। वो आपको कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जो होता है सबसे खतरनाक होता है। और ये सोचिएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। एक बात सदैव हमेशा जीवन में याद रखिए कि करत करत अभ्यास हो जरमति हो सुजान, रस्सी आवत जात तो शिल्प पे परत निशान। जब शिल्प पे पड़ सकता है निशान तो आपको समझ क्यों नहीं आएगा। अब बार बार वीडियो देखिए, बार बार कीजिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। इसी आशा के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।